नमस्कार। हम आर्थिक विकास की अवस्थाओं की बात कर रहे थे और उसमें हमने देखा था कि अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग अवस्थाएं आर्थिक विकास की बताई हैं, लेकिन प्रोफेसर रोस्टोव ने अपने विशेष अध्ययन के आधार पर आर्थिक विकास की 5 प्रमुख अवस्थाओं का वर्णन किया है, जिनमें सबसे पहली है परंपरागत समाज की अवस्था। ये आर्थिक विकास की वो प्रारंभिक अवस्था है जिसमें रूढ़िवादी समाज सीमित प्राथमिक उद्योगों जैसे कृषि, पशुपालन, मछली पालन और वन आदि से परंपरागत उत्पादन पद्धतियों से कार्य करते हैं। आविष्कारों और नवीन विधियों के प्रयासों और पहल का अभाव होता है। उत्पादकता काफ़ी नीचे होने से आय कम होती है, उपभोग कम होता है, बचतों का स्तर भी काफ़ी कम होता है। अधिकांश जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र से ही अपना जीवन यापन करती है। उद्योग, व्यापार, सेवाओं, इनका नितांत अभाव यहाँ पाया जाता है। थोड़ा बहुत कुछ विकास होता है, लेकिन संपूर्ण अर्थव्यवस्था अविकसित अवस्था में होती है और लोग बहुत दरिद्र और निम्न जीवन स्तर व्यतीत कर रहे होते हैं। ऐसे समाज में भूस्वामी राजनीतिक और आर्थिक सत्ता हथिया लेते हैं। दूसरी अवस्था प्रोफेसर रोस्टोव ने बताई, वो थी स्वयं स्फूर्ति या छलांग लेने की पूर्व दशाओं की अवस्था। ये आर्थिक विकास क्रम की दूसरी ऐसी संक्रमण अवस्था है जिसमें स्वयं स्फूर्त अवस्था के लिए आवश्यक दशाओं व आधार पद्धतियों का निर्माण होता है। प्रोफेसर रोस्टोव के अनुसार इस अवस्था में समाज के दृष्टिकोण में आधारभूत और प्रायोगिक विज्ञान के प्रति, उत्पादन कला में परिवर्तन के प्रति जोखिम उठाने, कार्य के तरीकों और दशाओं के प्रति क्रांतिकारी परिवर्तन आवश्यक है। इस अवस्था में कृषि में क्रांति से भावी औद्योगिक विकास का सुदृढ़ ढांचा तैयार होता है। विनियोग की दर 5% से बढ़कर 10% हो जाती है। सामाजिक ऊपरी पूंजी के अंतर्गत परिवहन, संचार, विद्युत, तकनीक, शिक्षा, औद्योगिक प्रशिक्षण और चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार होता है। ये वो अवस्था है जिसमें क्षण रूढ़िवादी और भाग्यवादी समाज में प्रगतिशील दृष्टिकोण का प्रादुर्भाव होता है और समाज स्वयं स्फूर्त अवस्था के मार्ग पर अग्रसर होता है। तीसरी अवस्था इन्होंने बताई, वो है स्वयं स्फूर्ति या छलांग स्तर की अवस्था। प्रोफेसर रोस्टोव के अनुसार ये आर्थिक विकास की ऐसी महत्वपूर्ण अवस्था है जिसमें विकास स्वगतिमान और आत्मप्रेरित होता है। बिना बाहरी सहायता के भी आंतरिक साधनों के प्रयोग से विकास सामान्य एवं नियमित रूप से होने लगता है। प्रोफेसर रोस्टोव का यहाँ कहना था कि ये एक ऐसा संक्रमण काल है जिसमें विनियोग की दर इस प्रकार बढ़ती है कि प्रति व्यक्ति वास्तविक उत्पादन बढ़ जाता है और ये प्रारंभिक वृद्धि उत्पादन कला की क्रांतिकारी विधियों को जन्म देती है। आय बढ़ती है, आय में वृद्धि से विनियोग के नए आकार की शुरुआत होती है। परिणाम स्वरूप प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि की भी नवीन प्रवृत्तियों का सूत्रपात होता है। इस अवस्था में 3 शर्तें पूरी होती है। पहली शर्त इसके अंदर ये है कि विनियोग की दर राष्ट्रीय आय की 10% या उससे अधिक होती है। दूसरा है निर्माणकारी उद्योगों की विविधता और उच्च उत्पादकता का विकास होता है। और तीसरा है अर्थव्यवस्था में एक ऐसे संस्थागत ढांचे का निर्माण होता है कि आंतरिक साधनों से भी पूंजी निर्माण की उच्च क्षमता उत्पन्न हो जाती है। ब्रिटेन ने ये अवस्था 1783 से 1802 में प्राप्त कर ली थी। फ्रांस ने 1840 से 1860 के बीच प्राप्त कर ली थी। अमेरिका ने 1843 से 1860 के बीच में प्राप्त कर ली थी। भारत और चीन ने इसे 1952 में प्राप्त किया है। चौथी अवस्था है परिपक्वता की दिशा में कदम। स्वयं स्फूर्त अवस्था के बाद परिपक्वता की अवस्था आती है, जब अर्थव्यवस्था के विकास, विदोहन और संरक्षण के लिए आधुनिकतम तकनीक और प्रौद्योगिक जानकारी का बड़े पैमाने पर प्रयोग होता है। अर्थव्यवस्था में विनियोग की दर बढ़कर राष्ट्रीय आय के 20% या उससे अधिक हो जाती है।
उद्योगों में विविधता आती है। इंजीनियरिंग, लौह इस्पात, रसायन, जहाज, विद्युत यंत्र और आधारभूत उद्योगों की प्रधानता के साथ साथ यहाँ पर उपभोग उद्योगों का भी विस्तृत आधार होता है। परिपक्वता की अवस्था में यहाँ पर 3 शर्तें या 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन यहाँ हमें दिखाई देते हैं, जिसमें पहला है जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग तकनीकी और कुशल श्रम के रूप में उद्योगों से आय अर्जित करता है। दूसरा है अर्थव्यवस्था में आय, विनियोग, बचत और उपभोग का स्तर ऊंचा हो जाने से आर्थिक संपन्नता और सुदृढ़ता का मार्ग प्रशस्त होता है। और ब्रिटेन यहाँ पर अगर हम देखें तो अच्छा, इसमें एक और हमें परिवर्तन दिखता है कि यहाँ देश प्राय आत्मनिर्भर हो जाता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ब्रिटेन इस अवस्था में 1850 में पहुँच गया था, अमेरिका 1900 में, फ्रांस और जर्मनी 1910 में, जापान 1940 में पहुँच गए थे। 5वीं अवस्था इन्होंने बताई है, वो है उच्च स्तरीय उपभोग की अवस्था। उच्च स्तरीय उपभोग की अवस्था आर्थिक विकास की उच्चतम अवस्था है, जिसमें उत्पादक गतिविधियां अपने उच्चतम चरम सीमा पर होती हैं। समाज में प्रत्येक व्यक्ति सामान्य उपभोग की वस्तुओं के अतिरिक्त उच्चतम और विशिष्ट वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग का प्रयास करता है। विलासिता की वस्तुएं सामान्य आवश्यक वस्तुओं के रूप में उपभोग की जाने लगती हैं, जैसे कार, टेलीविज़न, कपड़े धोने की मशीन, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर आदि। इनकी मांग धनिक व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं रहती है, बल्कि सामान्य जनता भी इनका उपयोग करती है। औद्योगिक विकास इस स्तर पर पहुंच जाता है कि सुधार और नवीनता की गुंजाइश नहीं रहते हुए भी अनुसंधान और परीक्षणों का क्रम चलता रहता है। प्रोफेसर रोस्टोव के हिसाब से अमेरिका 1920 में, ब्रिटेन 1930 में और रूस, जापान और बाकी पश्चिमी यूरोप के देश 1950 में इस अवस्था में पहुंच गए थे। अब हम बात करें कि भारत आर्थिक विकास की किस अवस्था में है। प्रोफेसर रोस्टोव ने जो 5 अवस्थाएं आर्थिक विकास की बताई, इन अवस्थाओं के परिप्रेक्ष्य में अगर हम भारत की स्थिति को देखें तो भारत 1952 में स्वयं स्फूर्त अवस्था में पहुंच चुका था, लेकिन अभी भी हम उसी अवस्था में मौजूद हैं या उसी अवस्था से हम गुज़र रहे हैं। जबकि जो विश्व के समृद्ध राष्ट्र हैं, जिसमें अमेरिका, जर्मनी, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, ये आर्थिक अवस्था की उच्च स्तरीय अवस्था में पहुंच चुके हैं। भारत अभी भी स्वयं स्फूर्त की अवस्था से गुज़र रहा है। ये हम कैसे कह सकते हैं? इसके लिए सबसे पहली बात हम देखें तो यहाँ परंपरागत रूढ़िवादी दृष्टिकोण है। भारत की जनसंख्या का अभी भी लगभग 50% भाग अशिक्षित है। स्त्रियों की साक्षरता का प्रतिशत तो और भी कम है। तकनीकी ज्ञान का अभाव है। उत्पादन की परंपरागत तकनीक का प्रभाव यहाँ पर है। लोग भाग्यवादी और रूढ़िवादी हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी भी हम उच्च स्तरीय अवस्था में नहीं पहुँचे हैं। दूसरा है विनियोग की नीची दर। प्रोफेसर रोस्टोव के अनुसार स्वयं स्फूर्त अवस्था में विनियोग की दर राष्ट्रीय आय के 10% से अधिक होती है। भारत में यद्यपि चतुर्थी योजना के अंत तक विनियोग की दर 14% तक पहुंच गई थी, पर आंतरिक बचतें राष्ट्रीय आय के करीबन 11.12% ही थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना में भी बड़ी मात्रा में विदेशी सहायता की आवश्यकता महसूस की गई थी। इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था बिना विदेशी सहायता के अभी भी तीव्र गति से आर्थिक विकास नहीं कर पा रही है। नेक्स्ट है कृषि पर जनसंख्या का अत्यधिक भार। स्वयं स्फूर्त अवस्था में औद्योगिक क्षेत्र में विविधता और तीव्र विकास से कुशल और तकनीकी श्रमिकों की संख्या बढ़ती है। कृषि पर जनसंख्या का भार कम होता है और जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग उद्योगों से जीविकोपार्जन करता है। पर भारत में अभी भी जनसंख्या का
लगभग 60 से 70% भाग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि और उससे संबंधित उद्योगों पर आश्रित है। उद्योगों और निर्माणकारी उद्योगों में जनसंख्या का केवल 17 से 18% तक ही नियोजित है। और अब हमारे यहाँ करीब 70% जनसंख्या गाँवों में और 30% जनसंख्या शहरों में रह रही है। चौथा पॉइंट इसका है राजनीतिक अस्थिरता। भारत के योजनाबद्ध विकास के 49 वर्षों के सतत प्रयासों के बावजूद भी आर्थिक संकट, खाद्यान्न का अभाव, प्राकृतिक प्रकोप, विदेशी विनिमय के संकट, इन सबसे हमारी अर्थव्यवस्था ग्रसित है। अकुशल प्रशासन, व्यापक भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, इन सब के कारण न तो आर्थिक स्थिरता हमारे यहाँ है और ना ही राजनीतिक स्थायित्व हमारे यहाँ है। बाकी का अपन कल देखेंगे।